नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ गुलवाड़ एकेडमी में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी। इससे पहले की वीडियो में हमने संविधान सभा एवं संविधान निर्माण किस प्रकार होता है उसका जो पूरा टॉपिक था समाप्त किया था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नया टॉपिक संविधान की अनुसूचियाँ। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। इस क्लास में हम फैक्ट भी देखेंगे और जो बातें कही गई हैं अनुसूचियों में वो भी देखेंगे। संविधान निर्माण के समय मूलतः 8 अनुसूचियाँ देखने को मिलती हैं, वही वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हमें देखने को मिलती हैं। प्रथम अनुसूची में देखने को मिलता है, लिखा गया है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र व सीमा। ये बात किस में लिखी गई है? तो अनुसूची प्रथम, संघ व राज्य क्षेत्र व सीमा। इसमें कहा गया कि भारत के सभी राज्य व 8 केंद्र शासित सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। तो भारत में कितने राज्य? 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8। ठीक है। नए राज्य के गठन या राज्य के नाम में परिवर्तन का प्रभाव अनुसूची 1 पर पड़ता है। अब आसान भाषा में बात करें तो अनुसूची 1 में कहा गया है कि भारत का संघ एवं राज्य का क्षेत्र एवं सीमा की बात की गई है। अर्थात भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उन सभी का उल्लेख किसमें किया गया? अनुसूची 1 में। यदि भारत सरकार नए राज्य या नए केंद्र शासित प्रदेश बनाती है या उनका विघटन करती है या गठन करती है नए राज्य का गठन करती है या नाम में परिवर्तन करती हैं, तो उसका प्रभाव संपूर्ण हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? तो अनुसूची 1 में देखने को मिलता है। बात क्लियर है? ठीक है, आगे बात करते हैं। अनुसूची 2 में क्या लिखा गया है? तो संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख किया गया। संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख किया गया, अर्थात जो संविधान में उल्लेखित है। किन के वेतन की बात की गई है? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल का बात की गई है, लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की बात की गई है, राज्यसभा विधान परिषद सभापति, राज्यसभा विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति की बात की गई है कि इन सब का वेतन किस में सम्मिलित होगा? अनुसूची 2 में। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं तो हम देखेंगे कौन किन के व्यक्तियों की बात अनुसूची 2 में की गई है। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन की बात भी अनुसूची 2 में की गई है। नियंत्रक व माल लेखा परीक्षक अर्थात CAG के वेतन की भी बात किस में की गई है? अनुसूची 2 में। अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है नोट। वही अब पदाधिकारी जिनका वेतन नहीं होता है कौन है? तो उपराष्ट्रपति। इनका पदाधिकारी के रूप में वेतन नहीं होता, बल्कि ये राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन उठाते हैं। संविधान में जिनके वेतन का प्रावधान नहीं है तो महान न्यायवादी व महाधिवक्ता, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अनुसूची 3 में संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ एवं प्रतिज्ञा। अब शपथ और प्रतिज्ञा में डिपेंड किया है। बात करें तो शपथ तो वो उनके लिए होती है जो आस्तिक होते हैं, तो धर्म को मानते हैं वगैरह हैं उनके लिए, और प्रतिज्ञा किनके लिए होती है? जो नास्तिक होते हैं, जो भी उनका कहना है कि हम धर्म से कोई लेन देन नहीं है, हम नास्तिक हैं, तो उनके अकॉर्डिंग शपथ दिलाई जाती है। तो बात करें पहले में एक अनुसूची में सीमा क्षेत्र की बात, दूसरी में वेतन की बात, थर्ड में है शपथ एवं प्रतिज्ञा। याद करने के लिए ट्रिक है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें कहा गया है संसद या विधानमंडल के उम्मीदवारों की शपथ का उल्लेख किसमें किया गया? अनुसूची 3। संसद या विधानमंडल के सदस्य की शपथ, उम्मीदवार एवं सदस्य दोनों की शपथ का उल्लेख है। संघ व राज्य के मंत्री की शपथ की बात की गई है। तो अब शपथ किन किन की ली जाती है? तो पद एवं गोपनीयता की शपथ ली जाती है। ठीक है, संघ एवं राज्य के मंत्रियों की दोनों की बात की गई है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ, CAG की शपथ, इन सबकी शपथ किस अनुसूची के तहत दी जाती है? तो अनुसूची 3 के तहत। एक यहाँ पे नोट देखने को मिलते हैं, वे पदाधिकारी जिनकी शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है। ठीक है, अब वे कौन कौन से पदाधिकारी देखने को मिलते हैं? राष्ट्रपति अनुसूची, राष्ट्रपति के अनुसार
उनकी शपथ अनुच्छेद 60 में है। उपराष्ट्रपति की अनुच्छेद 69 में, राज्यपाल की 154 में इनकी शपथ दी गई है। इनके लिए अलग से अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है। वे पदाधिकारी जिनकी शपथ नहीं होती, अब किन किन की शपथ नहीं होती, तो महान्यायवादी, महाधिवक्ता, लोकसभा या विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की शपथ नहीं होती, राज्यसभा एवं विधान परिषद के सभापति या उपसभापति की किसी प्रकार की शपथ नहीं दिलाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है। ये तो बात हुई अनुसूची 3 में। तो सिर्फ नॉर्मल से आपको पूछे जा सकते हैं कि भाई किन व्यक्ति की शपथ दी जाती है या नहीं ली जाती है। ये अनुसूची 3 किससे संबंधित है, तो शपथ या प्रतिज्ञा से। अनुसूची 2 किससे संबंधित है, तो वेतन से। अनुसूची 1 किससे, तो राज्य या संघ के क्षेत्र या सीमा से सम्मिलित हैं। आगे बात करते हैं तो अनुसूची 4 में हमें क्या देखने को मिलता है। अनुसूची 4 में हमें देखने को मिलता है राज्यसभा सीटों का आवंटन। ठीक है, इसमें बात की गई है जिसका आधार क्या होता है, जनसंख्या। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं कितने, तो 250। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में सदस्य कितने देखने को मिलते हैं, 245। 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। 2 भागों में बांट कर देखे तो 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। यूपी से 31 सदस्य, एमपी से 11, गुजरात से 11, राजस्थान से कितने होते हैं, तो 10। ठीक है, पंजाब से 7, हरियाणा से 5। ध्यान रखना है नॉर्मल सीट। तो अनुसूची 5 में क्या है, तो राज्यसभा की सीटों की बात की गई है। वहीं देखें तो अनुसूची 5 क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। अब अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन इसे घोषित कौन करेगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इनमें तो इसमें क्या बात की गई है, तो इन क्षेत्रों के, अनुसूचित क्षेत्रों के, इन क्षेत्रों के जल, जंगल व जमीन की सुरक्षा हेतु जन परिषद का गठन किया जाएगा। इसमें 10 राज्य आते हैं। कौन कौन सा राज्य, राजस्थान, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, उड़ीसा और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आते हैं। जन परिषद में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 20। तो अनुसूची 5 में क्या किया, तो अनुसूची 5 में क्या कहा गया है, तो अनुसूचित यानी एससी के लिए क्षेत्र। ठीक है, एससी एसटी के लिए, एससी के लिए क्षेत्र। फिर अगली बात करें अनुसूचित 6 में क्या, तो असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, अर्थात असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा 4 राज्य की अलग से बात की गई है, ध्यान रखना है। ट्रिक के लिए अम्मी मैत्री, अर्थात असम, मी से मिजोरम, मे से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा का क्षेत्रों का प्रशासन दिया गया है। ठीक है, इन शामिल क्षेत्रों में जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा हेतु जनपद का गठन का प्रावधान है, जिसमें 30 सदस्य होंगे। यहाँ तो जन परिषद का गठन किया जाएगा अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में जन पद का गठन किया जाएगा, जिसमें वहाँ पे तो 20 सदस्य होंगे, यहाँ पे 30 सदस्य होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुसूची 7। यह कहता है कि विषयों का बंटवारा, अर्थात कि भाई कौन कौन से विषय राज्य के आते हैं, केंद्र के आते हैं, और ये ऐसे कौन से विषय जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो संघ सूची में मूलतः 57 विषय आते हैं, मूलतः जिस समय संविधान बना था। अब वर्तमान में कितने हैं, तो 100 विषय। राज्य सूची में मूलतः 66 विषय थे, अब वर्तमान में 61 विषय इनसे यहाँ से घटा दिए गए। समवर्ती सूची, अर्थात जिसमें केंद्र एवं राज्य दोनों उस पर कानून बना सकते हैं, तो मूलतः 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। ठीक है, आगे देखते हैं तो अनुसूची 8, इसमें हमें देखने को मिलता है भाषा। इसमें इंग्लिश भाषा को शामिल नहीं किया गया है। मूलतः जब संविधान बना तो 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषा हैं। ठीक है, 15वीं कौन सी थी, तो सिंधी। ये कब बनी, 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 के द्वारा। ठीक है, फिर 16, 17, 18 3 भाषाएं नहीं बनी, तो कौन कौन सी, नमक के नाम पर ट्रिक के रूप में याद कर सकते, न से नेपाली, म से मणिपुर, को से कोंकणी। ये कब बनी, तो 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। आगे देखते तो 19, 20, 21 और 22 ये 4 कब बनी, तो बोडो डोंगरी,
मैथिली संथाली ये कब बनी, तो इसे ट्रिक के लिए BDMS के नाम से याद रख से, तो 92 व संविधान संशोधन 2003 के तहत बनी। अब बात करते हैं शास्त्रीय भाषाएं, ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा है। शास्त्रीय भाषा तो कितनी है, तो 6 शास्त्रीय भाषा हैं। कौन कौन सी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ठीक है। अब वर्तमान में कितनी हुई हैं, तो वर्तमान में कुल 11 शास्त्रीय भाषा हैं, ठीक है। कौन कौन सी, ये कब बात की गई, तो 3 अक्टूबर 2024 को और भाषा जोड़ी गई। मराठी, पाली, संस्कृत, प्राकृत, असमिया, बंगाली भाषाएं और जोड़ी गई हैं। राजस्थानी, भोंटी एवं भोजपुरी को मान्यता की मांग चल रही है। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान को कौन सी भाषा का दर्जा दिलाने के लिए मांग की जाती है, तो शास्त्रीय भाषा में नाम सम्मिलित कराने की मांग चल रही है, ठीक है। अनुसूची 9 में क्या गया है, तो प्रथम संशोधन अर्थात 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। कब जोड़ी गई, तो हमने बात की थी कि मूलतः संविधान बना तब कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8, ठीक है। अब कौन कौन सी, तो 8 तो हमने पढ़ ली है, अब बाकी की बची 4। अब कितनी है, ठीक है। तो अनुसूची 9 प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें क्या कहा गया कि भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाए जाएंगे, ये अनुसूची 9 में दिया गया। तो किसी भी कानून में 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून की जांच या समीक्षा पुनरावलोकन नहीं कर सकती है। इस अनुसूची में कहा गया कि यदि ऐसा कोई भी कानून जिसमें अनुसूची 9 में शामिल कर दिया जाता है तो न्यायपालिका उस कानून पर जांच, समीक्षा या पुनरावलोकन किसी भी प्रकार से नहीं कर सकती हैं, ठीक है। वहीं अब यहाँ पे हमें सामने नोट देखने को मिलता है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, वो क्या कहता है, तो यदि कोई कानून संविधान के मूल ढांचे को विपरीत है, वापस केशव बनाम भारती केरल राज्य में क्या कहा गया, तो यदि कोई कानून संविधान के मूल ढांचे के विपरीत है, जो यानी संविधान के मूल ढांचे को विपरीत है, भले ही उसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर डाला है, न्यायपालिका ऐसे कानून की जांच करेगी। पहले तो बात की गई कि जो 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो उसकी न्यायपालिका जांच, समीक्षा या पुनरावलोकन नहीं कर सकती है। वहीं केशव भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसा कोई कानून जो संविधान के ढांचे को प्रभावित करता है, मूल ढांचे को, तो उस कानून की जांच हो सकती है। ये बात कौन से अनुसूची किस केस में गई, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के तहत की गई, ठीक है। तो अब बात ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं, तो 2007 में RR कोलई बनाम तमिलनाडु राज्य में उच्च न्यायालय ने कहा कि सभी प्रकार के कानूनों का पुनरावलोकन हो सकता है। वापस क्या कहती है, RR कोलई बनाम तमिलनाडु राज्य के केस में उच्च न्यायालय, तो सभी प्रकार के कानूनों में, ठीक है दोस्तों, उसमें क्या कहा, उच्च न्यायालय ने कहा कि सभी प्रकार के कानूनों का पुनरावलोकन हो सकता है। किसमें, कौन से केस में कहा, तो RR कोलई बनाम तमिलनाडु राज्य में कहा कि सभी प्रकार के कानूनों का पुनरावलोकन हो सकता है, लेकिन 1963 से पूर्व के जो कानून हैं उनका पुनरावलोकन नहीं हो सकता है। मूलतः 9वीं अनुसूची में कुल 13 कानून थे, लेकिन अब वर्तमान में 284 कानून देखने को मिलते हैं। अब बढ़ गए होंगे तो पता नहीं है, ठीक है, मेरे ख्याल से अब मेरे साथ बढ़ सकते हैं, बढ़ गए होंगे। अब बात करें अनुसूची 10 में क्या कहा गया, तो दल बदल से संबंधित है कानून, ये कब जोड़ा गया, तो 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। अब दल बदल क्या है, तो दल बदल कब होता है, यदि 2/3 सदस्य से कम दूसरे दल में जाए, अर्थात 2/3 सदस्य हैं, चाहे विधानसभा हो, राज्यसभा हो या किसी में भी हो, ठीक है, अगर वो सदस्य दूसरी पार्टी में जाते हैं तो दल बदल होगा। यदि पार्टी कोई व्यक्ति छोड़ता है या सदस्य छोड़ता है या त्याग पत्र देता है तब भी दल बदल माना जाएगा, या पार्टी के आदेश, दूसरे शब्दों में कहते हैं वेब का उल्लंघन करे तब भी दल बदल होगा। अब किन किन सदस्यों पर लागू होता है, तो देखते हैं। तो पार्टी से निर्वाचित या विजय या निर्वाचित 2/3 से अधिक सदस्य दल सदस्य जाते हैं दूसरी पार्टी में तो दल बदल नहीं माना जाता है। 2/3 से अधिक जाने चाहिए, कम नहीं जाने चाहिए, ठीक है।
स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में विजय ठीक है, अर्थात निर्दलीय व्यक्ति पार्टी की सहायता की सदस्य ग्रहण करने से दल बदल माना जाएगा। यदि कोई निर्दलीय व्यक्ति है, ठीक है, वो जीतता है, उसके बाद किसी पार्टी में जाकर अपनी सदस्य ग्रहण करता है, तब भी दल बदल माना जाएगा। ठीक है। अब बनोदय सदस्य 6 माह से किसी पार्टी की सदस्य ग्रहण नहीं की हो, तब भी बदल माना जाएगा। यदि भाई किसी पार्टी से निकाला जाता है, यदि 6 महीने के अंदर किसी पार्टी में नहीं जाता है, तब भी उसकी दल बदल में उसे माना जाएगा। अब बात करते हैं सदस्य समाप्त नहीं होगी। ठीक है, किन किन नहीं होती, तो पार्टी स्वयं सदस्यों को निष्कासित करे तब इनकी सदस्य समाप्त नहीं होती हैं। यदि 2/3 से अधिक सदस्य दूसरी पार्टी में जाए तो तब नहीं होती। ये कब बात जोड़ी गई, तो 91 संविधान संशोधन 2000 के तहत ये बात जोड़ी गई। ठीक है। गठबंधन अर्थात चुनाव से पूर्व या चुनाव के बाद जब गठबंधन होता है, ये उसके तहत उन सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब हमने बात की थी व्हिप। व्हिप क्या होता है? व्हिप ये पार्टी के द्वारा जारी किया जाता है। कौन करता है, तो जारी चीफ व्हिप द्वारा किया जाता है। केवल सदन के भीतर ही इसे किया जाता है, अर्थात सदन के भीतर ही इसको माना जाता है। व्हिप लोकसभा या विधानसभा के अध्यक्ष एवं राज्यसभा या विधान परिषद के सभापति पर लागू नहीं होता है। किन किन पर लागू नहीं होता व्हिप? लोकसभा एवं विधानसभा, राज्यसभा या विधान परिषद के सभापति पर लागू नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते दल बदल का निर्णय संबंधित सदस्य का अध्यक्ष या सभापति करेगा। ये निर्णय कौन करेगा? दल बदल हुआ है तो सदन का अध्यक्ष या सभापति इसका निर्णय करेगा। अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची में क्या कहा गया है। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज से संबंधित हैं 29 विषय दिए गए हैं जो पंचायती राज से संबंधित होते हैं। 12वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई। इसमें नगरीय निकाय से संबंधित है। अब एक रफली बिल्कुल जल्दी इसे देख लेते हैं कि हमने अभी तक कौन कौन सी अनुसूचियाँ पढ़ी है, उसमें क्या क्या बात की है। ठीक है, पहले में तो हमने सीमा एवं सीमा क्षेत्र उनके बारे में जानकारी की है, भारत के संघ या राज्य के। ठीक है, दूसरे में बात की है वेतन की, तीसरे में की है प्रतिज्ञा की। अब बात करते हैं चौथे में हमने बात की थी राज्यसभा के सीटों का आवंटन। पांचवें में बात की थी अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। छठे में की थी विशेष राज्य असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा के बारे में। सातवें में बात की थी विषयों का बंटवारा। ठीक है, आठवें में बात की थी हमने भाषा व 9वें में बात की थी भूमि सुधार से संबंधित कानून। 10वें में बात की थी दल बदल। 11वें में बात की है पंचायती राज और 12वें में बात की है नगरीय निकाय से संबंधित। ठीक है, यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आपको इस वीडियो में कौन सा टॉपिक जल्दी से आसानी से समझ में आया या कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया। तो हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम पूरा प्रयास करेंगे आपको आसानी से टॉपिक हमारा समझ में आए। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।